मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज के अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्रामों के जरिए आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के जरिए और मुख्तलिफ जो लोग होते हैं जो अपने एरिया में काम कर रहे होते हैं उनके साथ हम आपकी गुफ्तगू करवाते हैं और उस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड मेंटोरिंग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के जिस तरह से हम अब दुनिया में रह रहे हैं एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर कोविड की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हद तक बदला है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम में इस गुफ्तगू को ही डिस्कस करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है जो एजुकेशन का, उस पर गुफ्तगू करने का है। और आप इस वक्त मास्टर टीवी के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं और हमारी इस गुफ्तगू में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और साथ साथ जो है वो आप हमारे गेस्ट से जो सवाल है वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज लाइव है प्रोग्राम और इसके अलावा ये जल्द प्रोग्राम हमारा यूट्यूब मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से उस पर भी अवेलेबल होगा। आज जो मेरी खुशकिस्मती है, जो टॉपिक है हमारा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मिस मारिया रिफाइल है जो कि बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हैं और मेंटोर है और इस वक्त यूके से हमारे साथ लाइव है। हम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। Thank you so much. Good morning. It's thank nice to see you here. थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका बताता चलूँ कि शी इज़ एजुकेशनिस्ट और जैसे मैंने बताया शी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और वो जो है यहाँ उन्होंने एमएससी किया जियोग्राफी फ्रॉम उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी से और इसमें चर्च के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, कैथलिक बाइबल कमीशन में कैथलिक यूथ के साथ रिलेटेड रही। यहाँ पर वो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फरंगी में पढ़ाती रही, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही और फिर दीगर जो इंस्टीट्यूशन के साथ एजुकेशन से रिलेटेड रही और काउंसलिंग के हवाले से भी उनका काफ़ी काम था, यंग लड़कियों को ट्रेन करना चर्च के हवाले से। और देन शी वर्क इन यूई, एक उसका बड़ा फेमस स्कूल है अबू धाबी में, वहाँ पर उन्होंने काम किया और वो 7 ईयर्स और एजुकेशन के साथ रिलेटेड। नाउ शी इज़ इन यूके और वहाँ पर भी एक मारूफ जो है वो स्कूल उसके साथ एजुकेशन से रिलेटेड है। मारिया, ये मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा, ये आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स इतनी कम एज में ये कैसे हासिल की, इसका आगाज कैसे हुआ? इसका आगाज मैं कह सकती हूँ मेरी फैमिली की तरफ से ज़्यादा है ये, क्योंकि हमारी फैमिली में 2 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। एक तो आपकी रिलीजियस एजुकेशन पर और एक आपकी सोशल एजुकेशन पर। इस वजह से मेरा जो है आप देख सकते हैं कि करियर के अंदर टीचिंग से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा काम आपको नज़र आएगा। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स की सबसे प्रायोरिटी ये थी कि पढ़ना है, पढ़ना सबसे पहले है, बाकी सारे काम बाद में। सही। और उससे भी पहले हमारी रिलीजियस तालीम, सुबह उठना है, प्रेयर करनी है और उसके बाद बाकी सारे काम करने हैं। सही। तो मुझे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी के हवाले से, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की और फिर आप एजुकेशन से ही रिलेटेड रहे और स्पेशली आपने गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू किया, यूनिवर्सिटी पर भी इतनी कम एज में आपको एक्सपोजर हुआ, फिर उसके बाद आप एक इंटरनेशनल जो है वो सतह पर 2 ममालिक में आप पढ़ा चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिल चुके हैं। तो आपको ये पैशन एजुकेशन का शुरू से था और एजुकेशन की स्टोरी आपकी कैसे शुरू हुई, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की? मैंने एजुकेशन हासिल की थी कराची से, अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में थी, अभी ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक कॉलेज से कॉल आ गई थी। हमारे ही एक मतलब टीचर थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि आप जाके तो इस कॉलेज में अप्लाई करो, यू कैन डू इट। और इसके साथ साथ शादी से पहले तक मुझे मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। उनका कहना ये था कि आपको जो करना है करो, वी आर देयर विद यू। और शादी के बाद जैसे मेरी शादी हुई है तो मैं अबू धाबी शिफ्ट हो गई थी। हस्बैंड मेरे जानते थे कि मतलब मैं इस करियर के साथ अटैच्ड हूँ, वो खुद भी टीचर हैं, तो हम दोनों ने मिलके अपने करियर को इकट्ठा बूस्ट किया। मुझे मेरे करियर में शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी मैंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है यहाँ से, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से, तो उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शादी से पहले डैड का ये था कि मतलब आप जितना हो सकता है पढ़ो
और मास्टर्स करो। तो that's how I'm here. अच्छा, आपने क्योंकि ये देखा कि बड़े आप फोकस्ड रही, आपको खुशकिस्मत इस हवाले से कि आपको पहले आपके जो है वो घर से ये सारी माहौल मिला, मोटिवेशन मिली, इंकरेजमेंट मिली, और शादी के बाद आपके हस्बैंड की तरफ से। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो उनमें पैशन भी होता है, उनमें जुनून भी होता है, वो कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाती हैं, और वो उनकी जो है वो जो एजुकेशन है, जो उनका पैशन है, वो उसको परस्यू नहीं कर पाती। तो आप क्या समझती, क्या वजह है कि वो जो उनका एजुकेशन का ड्रीम है, लड़कियां आमतौर पर पढ़ने में भी हमारे माशरे में बेहतर होती हैं, अच्छे ग्रेड्स लेती है, लेकिन वो शादी के बाद रुक जाती है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वजूहत होती है? मेन वजूहत ये होती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, बच्चों की, फैमिलीज की, इन लॉज की, और आपकी अपनी फैमिली की भी। तो आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके कैसे चलते हैं, ये आपका स्किल है। जहां पे आपने गिव अप कर दिया, जहां पे आप रुक गए, आपने कहा नहीं मुझसे अभी नहीं हो सकता, I'll try later, later never comes। एक वो इंग्लिश में फ्रेज अक्सर कहा जाता है, टुमारो नेवर कम्स। तो वही बात है कि जहाँ पे आपको लोग बहुत मिलते हैं जो आपको पुल करते हैं कि नहीं अभी नहीं करो, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं, अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देख लेना। लेकिन एट द सेम पॉइंट आपके साथ आपकी फैमिली के वो लोग भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और इस सिलसिले में मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, ऑल्दो कि मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर भी दूर रह के उन्होंने, या साथ रह के मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इन अ सेंस के मतलब अगर मेरा काम में मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैंने काम को अपने को बैलेंस किया है कि कब कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है। अगर मेरे बच्चे मतलब मेरे पास घर में मौजूद हैं तो मैं उनकी मौजूदगी में अपना स्कूल का काम नहीं करती, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी उस वक्त वो है। जब वो सोते हैं तब मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, मेरा घर है। तो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग। सही। जैसे हमने बात की थी एजुकेशन की, कि लड़कियां एजुकेशन भी हासिल कर पाती हैं, लेकिन जो लाइफ का जिसका जिक्र आप कर रही हैं, बैलेंस करना, मैनेज करना, चीज़ों को फोकस करना, ये कैसे आता है? ये फॉर्मेशन से आता है, इन्वायरमेंट से आता है, आप बाहर से सीखते हैं? खास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने अपने घर को देखना होता है, अपने प्रोफेशनल करियर को भी, और वो अपने एजुकेशन के हवाले से भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे करती है? ये अवेयरनेस, ये फोकस, ये डिटर्मिनेशन, ये कहाँ से हासिल होती है? ये आपको आपकी फैमिली से मिलती है, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ जितने कमिटेड हैं। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ के अंदर आप अपनी वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, आपके घर में एक आपका टाइम टेबल है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी चीज जो है बचपन से बिल्डअप हो जाती है। हमारे घर में शुरू से एक टाइम टेबल था, हमने स्कूल से आना है, फ्रेश होना है, उसके बाद पढ़ने बैठना है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने पढ़ना है, और उसके बाद हमने अपना आगे अपने रिफ्रेशमेंट के लिए जो अपनी गेम्स करनी है या टीवी देखना है, वो सब कुछ। इसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी आपको यही सब कुछ सिखाती है, आपकी टाइम टेबलिंग, आपकी किस तरीके से आपने अपने आप को शेड्यूल किया है। वही बात है कि आपको बहुत से लोग बीच में पुल करेंगे, बहुत सी एक्टिविटीज आती हैं, ये नहीं कि हम दूसरी एक्टिविटीज नहीं करते, लेकिन उनके लिए दूसरा टाइम मौजूद है, आपके वीकेंड्स मौजूद हैं। तो अगर आप शुरू से ये चीज को फॉलो करते जा रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर आपके अंदर खुद से वो मोटिवेशन मौजूद है कि आपने एक चीज को लेके चलना है, तो आप लेके चल सकते हैं। अगर आप में ये मोटिवेशन है कि यार नहीं कोई बात नहीं, I'll do this later, तो वो जो लेटर वाली बात है ना, वो फिर जाती जाती है आगे, और वो फिर जब आपका एक गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। जैसे आपने कहा कि आप इस एजुकेशन भी आपकी कंटिन्यू रही, आपका फोकस भी रहा, और आप दीगर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती रहे एट द डिफरेंट लेवल, चर्च की एक्टिविटीज हों, दीगर एक्टिविटीज हों। लेकिन आपने भी देखा है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवानों को, खासतौर पर लड़कियों के हवाले से हम खासतौर पर बात करेंगे, और आप एक इंटरनेशनल सतह पर भी लोगों के साथ रिलेटेड है। क्या चीजें हैं जो मिसिंग करती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी फैमिलीज में, जो लड़कियों को सिखानी चाहिए?
क्योंकि एक जो लड़की है वो आमतौर पे हमारे यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि उसने जी क्या करना है, उसने घर संभालना है, हालांकि उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कंट्रीब्यूशन है फैमिली को मेंटेन करने में, उनकी परवरिश करने में, वो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो एजुकेशन तो हम कहीं ना कहीं एकेडमिक्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन है, जो मेंटोरिंग है, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी लैक करती है? हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है। सही। मैं कहूंगी कि 0% प्रैक्टिकल लर्निंग है। बेशक हम साइंस के सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेकिन आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी लर्निंग का हिस्सा नहीं है। जब एक बेशक वो लड़का है या लड़की है, जब वो अपने इंस्टीट्यूट से मैट्रिक करके इंटर करके बाहर निकलता है, तो बाहर की दुनिया टोटली डिफरेंट है उसके स्कूल से, उसके कॉलेज से। तो जब वो उसके स्कूल और कॉलेज से डिफरेंट है, तो उसको बाहर कैसे रिएक्ट करना है वो तो उसको पता ही नहीं है। पता नहीं, बिल्कुल ऐसे। उसको तो ये पता है मैंने ये याद करना, इतने % मार्क्स लेकर आने। अब उन परसेंटेज ऑफ मार्क्स से उसने सोसाइटी में जाके क्या हासिल किया, कैसे रिएक्ट किया, ये तो उसको पता ही नहीं है। सही। ये सबसे बड़ी चीज मिसिंग है हमारी लर्निंग में से। देखा जाए हमारा करिकुलम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हम बच्चों को बहुत कुछ उस तरीके से सिखाते हैं, लेकिन सोसाइटी में जाके बिहेव कैसे करना है, आपके पास जब आपकी इंटर की सर्टिफिकेट आ गया, आपने अपने कोर्सेज कैसे पिक करने हैं, ये हमें नहीं बताया जाता। बिल्कुल। आपने कौन सा प्रोफेशन लेना है, आपको नहीं बताया जाता। आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, आपको ये नहीं बताया जाता। आपने इंटरव्यू कैसे देने हैं, आपको नहीं बताया जाता। आपको पता ही नहीं होता। आप तो फर्स्ट टाइम जाते हैं, पता चला आप टी शर्ट पहन के चले गए, पता चला आप बहुत ज्यादा तैयार होके चले गए। मतलब बैलेंस किस तरह रखना है ये तो हमने सीखा ही नहीं है। ये तो जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं और लोगों को देखते हैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर क्या कहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तब हमें पता चलता है ओह दिस इज हाउ आई हैव टू बी। सही। उस हिसाब से अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करना, अपने लर्निंग को डेवलप करना, ये आजकल की जरूरत बन चुका है। और ये हमारी एजुकेशन ने हमें उस टाइम नहीं दिया जो कि आज के बच्चे एट दिस पॉइंट हासिल कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान बट यस हियर दे आर गेटिंग दिस। सही, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे जो है वो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। हुबाब इजाज चाइना से मैसेज करते हैं, डॉक्टर हुबाब, वो कहते हैं कि टॉपिक ग्रेट टॉपिक फॉर डिस्कशन। इसके अलावा कोकब नोरिंग है, वो भी कहती है बिल्कुल जी आपकी बात से मुत्तफिक है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मैं मेरा जो यहाँ पे सवाल है कि जो हमारे टॉपिक में भी है कि मेंटोरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन इंसान आपकी लाइफ में आपका मेंटोर होता है और उसका किरदार कितना ज्यादा होता है आपकी जिंदगी को बनाने में? देखें, जहां आपने अपनी एजुकेशन हासिल की, उसके साथ साथ ही आपको मेंटर की जरूरत पड़ जाती है अपने स्कूल में। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका एग्जाम ईयर आ गया, एग्जाम ईयर आपके यहाँ ईयर 10 होता है या ईयर 12 के अंदर, वो साल बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है। वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपके बच्चे ने उस टाइम पे एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। उसके साथ साथ आपके बच्चे को काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, एक गाइडलाइन की जरूरत होती है। उसने क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए सूटेबल है, जो करियर वो अडॉप्ट करना चाह रहा है उसमें उसको कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको फर्दर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द यूनिवर्सिटी क्या मिलेंगी। इन सब के लिए आपके मेंटर का होना जरूरी है, ना सिर्फ इस मकसद के लिए बल्कि एग्जाम ईयर के अंदर बच्चों पे इतना स्ट्रेस होता है कि आपको बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत है। आपको बच्चे को देखना पड़ता है बच्चा किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा है। अगर स्ट्रेस ना भी हो, स्कूल के बाद बच्चे की जो फैमिली लाइफ है वो उस पर कितना असरअंदाज हो रही है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक मेंटर की होती है कि उसने सिर्फ ये नहीं गाइडलाइन देनी कि बेटे आपने आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सूटेबल है, ये करियर आपके लिए सूटेबल है। नहीं, आप अपना 100% कैसे दे सकते हो, दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ द मेंटर इज। सही। आप क्या समझते हैं इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है और उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं
वो एक मेंटोर का रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं, और टीचर्स के जो रोल होता है हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की हद तक है, लेकिन अगर आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो वो आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है? देखिए टीचर्स जो है ना, टीचर से पहले बल्कि मैं बात करना चाहूंगी पेरेंट्स की। पेरेंट्स का जो बॉन्ड होता है ना अपने बच्चों के साथ, वो पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड्स वाला होना चाहिए। सही। पेरेंट्स की अपनी विशेष जरूर होती हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कैपेबिलिटी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कर सकता है और उस पर आप इम्पोज नहीं करते, दैट्स वेयर यू नीड टू गो अहेड विद योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे पे सिर्फ अपनी विशेस इम्पोज करेंगे ना, आप उससे कभी भी वो नहीं हासिल कर सकते जिसका वो क्या कहते हैं, जिसकी उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। ठीक है, हमारी विशेस, हम एज अ पेरेंट विशेस हम करते हैं अपने बच्चों के लिए, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर उस बच्चे से उस पे इम्पोज करनी चाहिए जिससे आपको पता हो कि ये मुझे दे सकता है। एक बच्चा साइंस में अच्छा है ही नहीं, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तू मेडिकल लाइन में जा, मेडिकल लाइन में जा, तो वो जो बच्चा डिजर्व करता है, आपने तो उसकी सीट खत्म कर दी ना। आपकी वजह से जो डिजर्व करता है वो तो नहीं आ सकता। बेशक आपने ज्यादा फीस दे के एट दैट स्पॉट आपके बच्चे ने ज्यादा मेहनत करके मार्क्स शायद ले लिए, लेकिन वो अपना 100% तो नहीं दे सकेगा ना उसमें, वो अंदर से सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। तो द मेन थिंग इज कि आपको अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है और उसको आगे से सपोर्ट करना है। इसी तरीके से टीचर्स सिर्फ सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होते, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जो 40 मिनट्स हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं क्लास के अंदर या 1 आवर जो स्पेंड करते हैं, ये बहुत होता है एक बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए। और हफ्ते में हम शायद 2 मरतबा मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, 3 मरतबा मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सिर्फ वर्बली नहीं, अपने आंसर्स के थ्रू भी। तो ये टीचर्स की जॉब है कि आप उनको बताएं कि ये आपके लिए राइट पाथ है, आप अगर इसको फॉलो करोगे आप सक्सेसफुल रहोगे। सही। लेकिन अगर आप एज अ टीचर अगर आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं और उनके साथ वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहे, तो देन वो फिर आप अपने प्रोफेशन के साथ आप ज्यादा फेयर नहीं है, आई विल से। सही। जैसे आपने कहा कि ये जो एक बॉन्ड है, कनेक्शन है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान होता है, हमने देखा इस पेंडेमिक में कि ये जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस, इसने एजुकेशन को भी बहुत हद तक मुतासर किया, और जो बॉन्ड था, जो फिजिकल इंटरेक्शन था टीचर और स्टूडेंट्स का, वो नहीं हो सका। ऑनलाइन लर्निंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया, ऑल्दो कि ये पहले अवेलेबल था, लेकिन हम उसको हेजिटेट फील कर रहे थे कि पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, होगा नहीं होगा, इसमें क्या जो है वो हर्डल्स आएंगी। लेकिन इन दी एंड भी मैंने जो पूरी दुनिया में इस वक्त हुआ है उसकी एक मिसाल हम है, यानी आप यूके से है और मैं पाकिस्तान से, हम इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सारी इसमें जो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो एक था, जो चीज सीखने वाली थी कि कैसे इस गैप को उन्होंने मेंटेन करना है, उस गैप को फिल करना है कि जो बच्चों के दरमियान और टीचर्स के दरमियान हो चुका है। कि एक मैं अक्सर आजकल स्टूडेंट्स के साथ जब ये बातचीत होती है तो उनका ये आम सवाल होता है कि हमारा साल ज़ाया हो गया, हमारा ये हो गया, हमने ये करना था, वो करना था, तो हम इस पेंडेमिक की वजह से ही हो गए। तो ये आप यहाँ क्या समझते हैं कि टीचर कैसे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चों को जिंदगी का एक ब्रॉडर मीनिंग दे सकता है, एक ब्रॉडर कैनवस दे सकता है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने एकेडमिक्स आपने हासिल किया, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप बेहतर बनाते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे हाँ तो ये सिलसिला नहीं है कि हम टीचर इस तरह से इतना एक्सपेंड कर सके, इतना एक्सपीरियंस कर सके, तो फिर वो जो घरों वाला आपने जिक्र जिसका किया, वालिदैन का कंट्रीब्यूशन बन जाता है। आपके यहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि टीचर जो है वो बच्चों के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं और इस सोशल डिस्टेंस में भी वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि वो उन्होंने स्ट्रेस में इस जो सारी मेंटल एक उन पर प्रेशर है कि आपने कैसे चीजें करनी है, वो कैसे कोप अप करते हैं सारी चीजों को? सी देखें, टीचिंग और लर्निंग दोनों इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुई है, बिल्कुल एक न्यू ट्रैक पे आ चुकी है। ठीक है, अब जब हम क्लास में एक लाइव लेसन लेते हैं
तो उसमें हम सिर्फ बच्चे के साथ ही इंटरेक्ट नहीं करते जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। एट दैट पॉइंट जो स्टूडेंट्स आइसोलेशन में हैं या जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे किसी भी रीजन की वजह से, हम उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमने बच्चों को से डिस्टेंस भी रखना है उनसे, और उनसे कन्वर्सेशन भी करनी है। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वो ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं व्हेन दे आर इन द क्लास और इवन इफ दे आर एट होम एज वेल। और ऐसी सूरत में हम सामने बैठ के अपने बच्चों का काम देखते हैं, जहाँ जरूरत महसूस होती है वहाँ पे हम डायरेक्ट फेस टू फेस उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। दिस इज हाउ इट इज चेंज। ऐसी सूरत में जो पेरेंट्स घर पे मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट करना है, सब पेरेंट्स के पास डिवाइस नहीं है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वाईफाई भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? द बेस्ट ऑप्शन इज आपके पास अपने जो पहले से मौजूद रिसोर्सेज हैं आप उनको यूटिलाइज करें। सही, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको रिवाइज करें ऑन डेली बेसिस, ताकि आपका जो वो लर्निंग गैप डेवलप हो रहा है ना, एटलीस्ट वो कम से कम हो सके। आपके बच्चे को ये जरूर पता हो कि मैंने जो पहले याद किया था वो क्या याद किया था। सही। ना सिर्फ ये, आप अपने बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें कि अगर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा तो घर पे एटलीस्ट वो कुछ रीडिंग तो करे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ ले, कोई बुक्स पढ़ ले, इस तरह से। या और नहीं तो अगर आपके मतलब अगर आपने बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन की तरफ भी लाना है, एटलीस्ट उनको कहें कि आपने एक शाम रोजाना जरूर पढ़ना है, कुछ वर्सेस आपने रोजाना जरूर पढ़नी है। सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपने उनको इस अंदाज से पढ़ना है कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड कर सके जब आप पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं जब उनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, जब उनके पास डिवाइस मौजूद नहीं है। और इसके लिए कोई आपको अपने बच्चे के साथ कोई स्पेशली बैठना नहीं पड़ता। अगर आप अपना काम कर रहे हैं ना, और आपने अपने बच्चे को कह दिया कि मेरे बराबर में बैठ के रीडिंग करना, आई एम नहीं, तो मतलब ये चीजें काफी हैं आपके बच्चे के लिए, वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर आपने उनको कहना नहीं है और अगर आपने कहना है कि नहीं आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई एम ऑलरेडी बिजी विद माय वर्क, देन ऑफ कोर्स वो लर्निंग गैप डेवलप होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, जो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी कह रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो, हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्योंकि हम ओवरऑल हमने नौजवानों की एजुकेशन की और मेंटोरिंग की बात की, हम थोड़ा सा पर्टिकुलर बात करेंगे क्रिश्चियन फैमिलीज के हवाले से। और आप भी जानते हैं कि जो हमारी फैमिलीज में एजुकेशन को वो तरजीह नहीं दी जाती जो देनी चाहिए है, और इसकी वजह से बहुत सारे हमारे लोग ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़कियां प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती, और फाइनेंशियली वो जब एजुकेशन ही होती तो वो एक अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होती और सोसाइटी में एक उनका स्टेटस बेहतर नहीं होता, और उसकी वजह से बहुत सारे बाद में फैमिली में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आप क्या समझते हैं हमारी फैमिलीज के अंदर क्या वो चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए कि जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, जो माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने अवेयर नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, वो अपने बच्चों को जो आज का जदीद दौर है, जो इसके चैलेंजेस हैं, उसके मुताबिक ढाल सके, ताकि वो माशरे के जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है उसके जो चैलेंजेस हैं उसके साथ अपने आप को हम आहंग कर सके और एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते। एक चीज से मैं आपके यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगी, हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बेशक थोड़े रिसोर्सेज हैं लेकिन रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन हमारे प्रायोरिटीज बहुत फर्क, सही। हमारे बच्चे की एजुकेशन समटाइम्स सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी होती है। हमारे लिए कभी कभार घर बनाना बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर्टी बनाना बड़ा जरूरी होता है, शादी में जाना बहुत जरूरी होता है, हमारी कुछ रसूमात हैं, मतलब आई डोंट वांट टू से दैट,
लेकिन हम वहां पे देना पहले जरूरी समझते हैं, अपने बच्चे की तालीम पे लगाना सेकंड प्रायोरिटी समझते हैं। क्यों? सेकंड, ऐसे ही। जबकि बच्चे की तालीम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को अगर खाने को दे रहे हैं ना, अगर आपको ये है कि मेरा बच्चा खाए बगैर सो गया है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा आज पढ़े बगैर क्यों सो गया। वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त, बहुत आज मेरे जबरदस्त। बच्चे ने कुछ पढ़ा क्यों नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो कोई मोटी सारी किताब ही पढ़े, जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे सफ़े मतलब टर्न करता रहे तो उसने पढ़ लिया। हमें अपनी चीजों को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए उम्रें पड़ी हैं। आप अपने बच्चे को पैसा तो दे जाएंगे, लेकिन वो कितनी देर तक चलेगा। अगर मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, या मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक बात कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया तो हम यहाँ हैं, अगर वो ना पढ़ाते तो हम यहाँ नहीं होते। सही, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि ये क्या वो कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं। सही, ऐसे ही। मतलब ये बहुत सीरियस मतलब चीज है। कभी अफसोस भी होता है देख के, मतलब आज भी ये चीजें चल रही हैं, हमारी जनरेशन भी इन्हीं चीजों को फॉलो कर रही है। लेकिन जब आप अपने बच्चे की तालीम पे पहले करेंगे ना, और अगर आप अपने रिश्तेदारों को कह भी देंगे कि ठीक है हम बाद में कर लेंगे, अभी हम नहीं आ सकते आपके यहाँ शादी में, अभी हम आपकी इस खुशी में शरीक नहीं हो सकते, या अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं भी बनाएंगे ना, या उनके लिए कोई गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उनको तालीम दे दी ना, तो आपने उनको सब कुछ दे दिया। बिल्कुल। आप अपनी लड़कियों को ट्रक भर भर के जहेज देते हैं, ठीक है, बुरी बात नहीं है, आप दें, ठीक है, आपके कल्चर का हिस्सा आप दें, ठीक है। कब तक वो उनके साथ चलता है? सिर्फ ये जो आपकी तालीम है ना, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी डिग्रीज है, या जो आपके माँ बाप ने जो आपको तरबियत दी होती है, ये लाइफ टाइम चलती है आपके साथ। और ये सिर्फ एक बच्चे को देने की जरूरत है। बाकी आपके बच्चे, अगर आपने अपने बड़े बच्चे को पे मेहनत कर ली, आपके छोटे उसी को देख के आगे चल पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक सेटअप घर के अंदर डेवलप कर लिया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने अपने छोटे बच्चों को रिमाइंडर्स नहीं देने, आपने उनको बताना है कि बेटे नहीं, इस तरह से करो, ये चीजें लेके चलो साथ साथ। सही, बहुत जबरदस्त। और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सारी चीजों को समराइज कर दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं पॉइंट चाह रहा था कि आप उसको डिस्कस करें, आपने बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया है। मैं अगेन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने सब कुछ ये चीज़ें अचीव की हैं और कितना फ़ख्र महसूस करते हैं अपने वालिदैन पर और अपनी फैमिली पर, ख़ास तौर पर वालिदैन पे, कि उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी और आज आप इतने अवेयर हैं। आप एक दुनिया के बेहतरीन मुल्क में हैं और एक दुनिया के बहुत अच्छे मुकाम पर है जहां आपको माशरे में इज्जत और वो मुकाम मिलती है जिसकी हर पेरेंट ख्वाहिश करता है। सी, अगर वो नहीं ये सब कुछ करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने जिस हिसाब से मुझे, मतलब ठीक है उन्होंने पढ़ाई के मामले में मुझ पे सख्ती की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगर वो सख्ती उस दिन ना होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। लेकिन एट द सेम पॉइंट आई विल से कि सिर्फ ये पेरेंट्स नहीं होते, ये आपके लाइफ पार्टनर की भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। शादी के बाद पढ़ना, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना, इट्स टू डिफिकल्ट। एंड एट दैट पॉइंट मुझे ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरी इमीडिएट फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो ये डिपेंड आप पे भी करता है कि आप किस तरह से लेके चलते हैं। और ऑफ कोर्स इन पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। मतलब पेरेंट्स और हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब बहुत टाइम ऐसे आते हैं जब आप फील करते हो यार इट्स टू मच, आई कैन नॉट डू इट, बट लेकिन दो जुमले वो बेशक आपके हस्बैंड की तरफ से हो या आपके पेरेंट्स की तरफ से हो कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है करो, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट मारिया। ये जो 2-3 जुमले होते हैं ना, ये आपको या तो इधर ले जाते हैं या यही इसी तरह के 2-3 जुमले या आपको यहाँ ले आते हैं।
और ये जो यहाँ जो लाने आपको वाले, नीचे लेकर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, जो नीचे लाने वाले होते हैं ना, वो अक्सर वो लोग होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि ठीक है आप बाद में कर लेना, अभी छोड़ो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अब बच्चे हो गए। लेकिन आपको देखना है कि आप फिर पिक कौन सी चीज करते हैं, आप अपने सपोर्टर्स को पिक करते हैं या फिर किसी और को पिक करते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त। और मैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू जो है वो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ कितनी जल्दी वक्त ख़त्म हुआ है। कुछ और कमेंट्स हैं, अनिल गिल ने किया है कि वेरी गुड सेशन, और इसके अलावा कोकब नौरीन ने किया है वेरी वेल सेड सिस्टर स्टे ब्लेस्ड। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं और हमें इनकरेज कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर बहुत खुशी होती है जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते हैं और आपको लोग सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। तो वो जो आपने बात कही कि वो जो अल्फाज होते हैं वो दरहकीकत एनर्जी होते हैं जो आपको एक नई कुव्वत देते हैं, ताकत देते हैं कि आप अपने काम को जारी रखें। मैं आमतौर पे ये नहीं पूछता कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी सारी गुफ्तगू होती है दरहकीकत वो एक मैसेज ही होती है, और आपकी लाइफ जो है वो इटसेल्फ एक सबसे बड़ा मैसेज होता है, और आपकी कामयाबी और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो पैगाम देना चाहेंगे। मैं आपको हमारे पास क्योंकि थोड़ा वक्त है तो मैं चाहूंगा कि क्या आप ओवरऑल कम्युनिटी के हवाले से कहेंगे, और जो ऑनलाइन के हवाले से हम ये जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी को बिल्डअप करने का, और आप जैसे प्रोफेशनल जो इतनी कम एज में सब कुछ ही अचीव कर चुके हैं उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाने का, एक नया थॉट प्रोसेस देने का कि माशरे में अगर आपने इज्जत बनानी है, वालिदैन ने अगर अपने बढ़ापे में खुशगवार जिंदगी गुजारनी है, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें नहीं बल्कि उनकी एजुकेशन और उनकी फॉर्मेशन पर फोकस करें। और इसके साथ साथ एक और कमेंट्स आया है नासिर यूसुफ का, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं आपको जो है वो अगेन जो मेरा सवाल था वो उस डिस्कशन के हवाले से कम्युनिटी बिल्डिंग में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मटीरियलिस्टिक चीजों से ना बाहर हैं। हम आज बहुत मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे जा रहे हैं। हमें ज्यादा ये है कि हमने कौन सा ब्रांड पहना है, हम कितने मॉडर्न हैं, कितनी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम कौन सा फोन है हमारे पास, बिल्कुल कौन सा फोन है हमारे पास, हमने कितनी महंगी चीज ली है, हमारे कितनी महंगी जगह पे घर है। हमें इन चीजों से बाहर आना है। हम जिन चीजों के हमें जो जरूरत है ना वो ये कि हम अपनी रूट्स के साथ कितने जुड़े हुए हैं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप हमारे जो वालिदैन हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और आपके इसी के साथ साथ आपके पापा का मैसेज आ चुका है, जोसेफ माइकल साहब कहते हैं पापा प्राउड ऑफ यू। नहीं, बात दरअसल ये है कि आप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, हमारे जो दादा जो थे या दादी जो थी या हमारे जो नाना नानी या हमारे माँ बाप ही देखें वो बेशक इतने पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत पढ़े लिखे भी थे, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक नहीं थे। नहीं थे, उन्होंने यहाँ रह के अपनी सोच को यहाँ रखा, ऐसे ही। और उसका फर्क देखें तो सादा तबीयत लोग थे, बिल्कुल सादा तबीयत लोग। खाना आम सा खाना उन्होंने खाना है, आम सी बातें उन्होंने करनी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रख के सोचना, बेटा पढ़ना जरूरी है, बेटे बैठो पढ़ो। खुद मट्टी के घर में रहे हैं, बेशक वो खुद छोटे से फ्लैट में रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है, उनको सिर्फ पढ़ा दिया, सोच बड़ी दी है, विजन बढ़ा दिया, सोच बड़ी दी है। अभी आजकल क्या हो रहा है, आजकल इसका थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है। हम बड़ी बड़ी अपनी बच्चों को चीजें दे लेते हैं, सोच बड़ी क्यों नहीं देते? इस चीज पे सोचना जरूरी है। बच्चा ब्रांड का कपड़ा जो है आज पहनेगा, कल पहनेगा, खत्म, दूसरी मरतबा तो नहीं पहनेगा, तीसरी मरतबा पहन भी लेगा तो आपके कहने पे पहन लेगा। लेकिन वही बात है कि जो सोच उसको आपने दे दी है वो सारी उम्र खत्म नहीं होने वाली अनलेस कि वो उसकी डेथ हो जाए। तो आप अपने बच्चों को सोच दें, वो सोच दें जिससे जो है ना वो आगे को बढ़ सके। अगर हम यहाँ पे आज मौजूद हैं, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो इस वजह से कि हमें वो सोच दी गई है, हमें सिर्फ चीजें नहीं दी गई।
और अच्छा हुआ कि वो शायद चीजें नहीं दी गई, अगर शायद चीजें मिल जाती तो शायद हम वो नहीं होते जो आज है। और मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ अगर मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट ना हो। बिल्कुल, मुझे एक बड़ा जबरदस्त एक मूवी का जुमला याद आ रहा है कि हम वालिदैन जो है वो अक्सर अपने बच्चों की उंगली नहीं छोड़ते, और अगर हम उनकी उंगली नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारे गले कैसे लगेंगे। अगर हम उन्हें दुनिया के बारे में नहीं सीखने देंगे, उनको बड़ी सोच, बड़ा विजन नहीं देंगे, तो वो कैसे बड़ा सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है बल्कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को मुतासर करना होता है। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, और जैसे मैंने कहा था कि आपके बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कोलिग्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं, और इवन दो यूएई में भी आपने काफ़ी अर्सा काम किया, वहाँ के भी आपके लोग होंगे, और सोशल मीडिया पर अभी भी इसको देखा जा रहा है, इसके बाद भी काफ़ी देखा जाएगा। तो व्हाट विल बी योर थॉट, आपका क्या मैसेज होगा ज़िंदगी में अपने पर्पस को डिफाइन करने के लिए, और ख़ास तौर पर कम्युनिटी गैदरिंग के लिए, कि हम क्या चीजें करें कि हम अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा बेहतर बना सकें? मैं इतना कहूंगी कि अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। आप जहाँ पे भी हैं, जितनी दूर आप रहते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें और चर्च के साथ रहें। सही, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं। शायद पैसे ना दे सकें, लेकिन उससे बड़ी बड़ी चीजें ये आपको दोनों दे देते हैं। आपकी फैमिली, बेशक आपकी इमीडिएट फैमिली हो या आपकी क्या कहते हैं उसका, आपके पेरेंट्स हो, ये आपको पैसों से बढ़ के बहुत कुछ दे देते हैं। आपको सोसाइटी में उठना, बैठना, खड़े होना, बात करना, ये आपको सब कुछ सिखा देते हैं। और चर्च आपको सही और गलत बता देता है। आपने बात कहाँ करनी है, आप क्या सही बात कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये आपको चर्च सिखा देता है। आप ये ना देखें कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। मुझे बहुत सी जगहों पे पैसे मिले भी नहीं है, लेकिन मैंने वो कुछ हासिल कर लिया अपने बड़ों से कि मैं कहती हूँ कि थैंक्स टू गॉड। सही। एंड फाइंड योर फाइनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स जो हमें मास्टर टीवी के जरिए देख रहे हैं, और आपके सेशन, आपकी गुफ्तगू को, क्योंकि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि नॉर्मली हम इस जो हमारा सेशन होता है, हम 3 से 4 दिन पहले उसका बैनर जो है वो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते हैं, और फिर लोगों को पता चलता है कि अच्छा फलां दिन ये रिमाइंडर होता है। लेकिन आज ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत हमने कम वक्त में इसको शेयर किया, लेकिन इस वेरी गुड नंबर के हमें भी बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं, और जो अपने कमेंट से और फीडबैक से भी देखा कि हमें लोगों ने देखा है। तो व्हाट विल बी योर मैसेज, और इसी के साथ फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कैरी ऑन विद दिस गुड जॉब। और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, छोटे छोटे कामों में खुश हो। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल करके खुश हों, छोटी छोटी चीजों में जो कुछ आपके पास है बस उसमें खुश हो। जो कुछ दूसरे के पास है उसको देख के खुश नहीं हो, ठीक है, उसमें खुशी होनी चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास क्यों नहीं। आपको जो खुदा ने दिया है ना, थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, चमकीला दिया है या डल दिया है, उसमें खुश हो। आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और आप जो काम कर रहे हैं इसी को, आप उस काम को कंटिन्यू रखो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। और इसके साथ नासरी यूसुफ ने मैसेज किया है, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आप बहुत से बातें सीखने को मिलती हैं जो पहले कभी नहीं सुनी थी। जी थैंक यू सो मच। ये हमारे गेस्ट जी बिल्कुल, ये हमारे गेस्ट की वजह से क्या है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा मकसद आमतौर पर ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू का, इन सेशंस का और इन गेस्ट को बुलाने का मकसद ये होता है कि हम एक तो उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको अप्रिशिएट करें कि इस माशरे में अप्रिसिएशन की बहुत कमी है, और ख़ास तौर पर वो यंग लोग लाइक मारिया जिन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं, एक रोल मॉडल सेट किया है कि इस माशरे से हम अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सही विजन के साथ निकलते हैं, तो आप दुनिया में अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का और अपने माशरे का नाम रोशन करते हैं। और साथ साथ हमें उन लोगों को
एक माइंडसेट देना है, एक सोच देनी है, जो शायद इस तरह की गुफ्तगू हमारी फैमिलीज में, हमारी कम्युनिटी में या हमारे ग्रुप्स में नहीं होती। तो इसी के साथ मैं मारिया आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त दिया और आज की जो गुफ्तगू रही बहुत ही शानदार, और उसका अंदाज़ा मैं नहीं अपने मुंह से नहीं कर रहा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके फीडबैक से आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमारी जो गुफ्तगू है उसने लोगों को जो है वो मुतासर किया है। और जो हमारे प्रोग्राम का ये एफर्ट करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को एक नई सोच दे सकें, हम लोगों को एक नया जाविया, एक नया पहलू दे सकें कि इस पहलू से भी जिंदगी को देखें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और लास्ट जो है वो मैसेज है राहिल नदीम जॉनसन का, योर वो कहते हैं वर्ल्ड एंड मामा फ्रॉम मोरिया एंड रिमेल। अगर मैं नाम थोड़े से मिस करूं तो मुझे उसके लिए जो है वो गिव कर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हाँ, थैंक यू वंस अगेन। आप का अपने तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो सब इतना हमें ताउन करते हैं, इनकरेज करते हैं, हमें इस चीज़ के लिए मुतहरक करते हैं और जो हमारी स्कॉलरशिप उसको चलाते हैं। और ये वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लास्ट वर्ड अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास वक्त है। थैंक यू सो मच, आपका आपने इनवाइट किया, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम छोटा सा काम कर रहे हैं बस पढ़ाने का, तो आपने उसको भी अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फैमिली फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। थैंक यू वंस अगेन व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप ये हमारा प्रोग्राम दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पर, मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर भी ये पूरा प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं। और फेसबुक पर हमारा पेज मास्टर टीवी के नाम से है, आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस तरह के सेशंस के हवाले से अपना फीडबैक दे सकते हैं और हमारे इन प्रोग्रामों में गुफ्तगू कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।